जादुई मुर्गा। रामपुर नामक एक गांव में बहुत से किसान रहते थे। इन किसानों में रमेश नाम का एक किसान था, जिसके पास कई मुर्गे, मुर्गियां और बकरियां थे। इन मुर्गे मुर्गियों में से एक मुर्गा जादुई था, परंतु रमेश को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह मुर्गा जादुई है। एक दिन रमेश के घर पर अनाज समाप्त हो जाता है। फिर वह बड़ा चिंतित हो गया और अपनी धर्म पत्नी को इस बारे में दुखी होकर बताता है। अरे सुनती हो, अपने घर पर अनाज तो समाप्त हो गया है। अब हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे? पता नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उनके पास बैठा मुर्गा सारी बातें सुन रहा था। मौका मिलते ही उसने अपनी जादुई चोंच लगाकर अनाज के डिब्बे भर दिए। उसी समय गांव का लाला वहां अपने कर्जे की रकम लेने आ गया। उसने मुर्गे को यह चमत्कार करते देख लिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस मुर्गे को अपने घर ले जाऊं और घर की बहुत सारी चीजों को सोने चांदी में बदल दूं। लाला को देखकर रमेश ने उसका स्वागत किया। अरे आइए लाला जी, आप कब आए? अरे रमेश, मैं अभी आया। तुमने जो मुझसे उधार लिया था उसका ब्याज लेने। लाला जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे तो छोड़िए, मेरे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ये देखिए, अनाज का डब्बा। जैसे ही रमेश अनाज का डिब्बा खोलता है, वह डिब्बे को भरा हुआ पाकर अचंभित हो जाता है। लाला जी, ये तो एकदम खाली डब्बा था। पता नहीं इसमें अनाज कहाँ से आ गया। रमेश, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं लाला जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूरा डब्बा एकदम खाली था। पता नहीं इसमें अनाज कहाँ से आ गया। ये सब बहाने छोड़ो और मुझे यह बताओ कि मेरा ब्याज तुम दोगे या नहीं। लाला जी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं जरूर आपका ब्याज चुका दूंगा। जब तक तुम मेरा कर्जा और ब्याज नहीं चुका देते, तब तक मैं तुम्हारा मुर्गा अपने साथ रखूंगा। अब ये मुर्गा मैं लेकर जाता हूँ। लाला जी, अब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? अगर इस मुर्गे से आपको सांत्वना मिल रही है तो ले जाइए। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं अपना कर्जा चुका सकूं। तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। रमेश, या तो मुझे पैसे दे दो या मुर्गे दे दो। रमेश को मुर्गा देने के अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा। लाला जी खुश होकर मुर्गे को अपने साथ ले गए। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उस मुर्गे में ऐसी क्या बात थी जो लाला जी ने उसे ब्याज के बदले स्वीकार कर लिया। अब इस जादुई मुर्गे के मदद से मैं और धनवान हो जाऊंगा। अब इसे मैं अपने सारे वस्तुओं को सोने चांदी में बदलने के लिए आदेश दूंगा। मुर्गा चोंच लगाएगा, घर में सोना आएगा। मुर्गा चोंच लगाएगा, घर में सोना आएगा। मुर्गे, मैंने देखा है तुम्हें खाली बर्तन में अनाज भरते हुए। मैं जानता हूँ तुम जादुई हो और तुम किसी भी चीज को किसी और चीज में बदल सकते हो। तुम तो मुझे हीरा मोती, सोना चांदी सब कुछ दे सकते हो। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए चोंच मारता हूँ, न कि किसी का लालच पूरा करने के लिए। तुम ज्यादा चालाक मत बनो और जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की हर छोटी बड़ी वस्तु को तुम सोने चांदी में बदल दो। लाला, तुम्हारे अंदर बहुत लालच है। आज तुम्हें मैं जरूर मजा चखाऊंगा। मुर्गे ने एक तरकीब लगाई। उसने अपनी चोंच मारकर लाला के सभी सोने चांदी, हीरों और जेवरात को पत्थर में बदल दिया। शाम को जब लाला घर आया, अपने सभी सोने चांदी, हीरे जवाहरात को पत्थर में बदले हुए देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें सभी वस्तुओं को सोने चांदी में बदलने को कहा था और तुमने मेरे सारे जेवरात को पत्थर में बदल दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मैं तो तुमसे मांगा था चांदी सोना और तुमने दे दिया मुझे भीख मांगने वाला भगोना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपना जादू लोगों की लालच पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इतने धनी होने के बावजूद तुम अपनी लालच पर काबू नहीं कर पा रहे हो।
तुम सिर्फ किसानों का शोषण करते हो और उन्हें भारी ब्याज पर पैसे उधार देकर उन्हें तकलीफें देते हो। लालच बुरी भला है। लाला, किसका हुआ है भला? मुर्गे राजा, मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी किसान का शोषण नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल गई है और मैं अपनी लालच को काबू में रखूंगा। मैं विनती करता हूँ कि तुम मेरे सोने चांदी और जेवरात को फिर से सोने चांदी और जेवरात में बदल दो। मैं ऐसा तभी करूंगा जब तुम रमेश और उसके जैसे बाकी किसानों का शोषण करना बंद कर दोगे और उनकी मदद करोगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं अब किसी किसान का शोषण नहीं करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। तुम मुझे मेरे मालिक रमेश के पास ले चलो। लाला मुर्गे को उसके मालिक रमेश के पास ले जाता है। रमेश, मेरी आंखें खुल गई है। ये लो तुम्हारा मुर्गा, और आज से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और सबकी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे मुर्गे को भी अपने साथ लाया हूँ। धन्यवाद लाला जी। अपने मुर्गे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रमेश और पूरा गांव खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मुर्गा रमेश और पूरे गांव की सहायता करता रहा। लाला जी की आंखें खुलने के बाद वह भी पूरे गांव की मदद करते रहे और पूरा गांव खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक रामू नाम का किसान था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी रत्ना और बेटी राधा के साथ हरिपुर गांव में रहता था। रामू और रत्ना हमेशा से ही चाहते थे कि उनकी बेटी रत्ना को बड़े स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन कम आमदनी के कारण वो राधा को पढ़ा नहीं पा रहे थे। एक दिन रामू रत्ना से कहता है, रत्ना, मैं सोच रहा हूँ कि राधा की पढ़ाई के लिए अपना खेत बेचकर एक छोटा खेत ले लूँ। कम से कम अभी रत्ना की पढ़ाई की व्यवस्था तो हो जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। अगले दिन रामू अपना बड़ा खेत बेच देता है और एक छोटा खेत खरीद लेता है और उस खेत में खेती करना शुरू कर देता है। जब फसल आती है तो रामू बहुत खुश हो जाता है। इस बार रामू की फसल बहुत अच्छी होती है। रामू उस फसल को बेचता है। रामू फसल के पैसों से कुछ हिस्सा निकालकर गरीबों की मदद करता है और कुछ कपड़े और मिठाई लेकर घर जाता है। रत्ना, राधा, देखो मैं क्या लाया हूँ। पिताजी, आप क्या लाए हैं? मैं अपनी बिटिया रानी के लिए कपड़े और मिठाई लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। राधा कितनी खुश है ना? हाँ, देखो कैसे उछल रही है खुशी से। दोनों राधा को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब हर साल ही उस खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। अब रामू उस खेत के साथ 4-5 खेत और खरीद लेता है और धीरे धीरे उसके पास पैसा बहुत आ जाता है। रामू को जादुई खेत छोटा लगता है। वह रत्ना को कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा खेत बेच दो, क्योंकि अब हमारे पास और भी खेत हैं और बहुत बड़े खेत हैं। ये बहुत छोटा खेत है और इस खेत में फसल भी बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, लेकिन ये खेत हमारे लिए बहुत शुभ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इस खेत को बेच दीजिए। रामू दूसरे दिन उस खेत को हरिया नाम के किसान को बेच देता है। जिस वर्ष रामू खेत को बेचता है उस वर्ष वर्षा बहुत ही कम होती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। सारे किसान बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। जैसे तैसे एक साल निकल जाता है। उसके दूसरे वर्ष बहुत अधिक बारिश होती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। सिर्फ एक वही छोटा जादुई खेत होता है जिसमें फसल अच्छी होती है। सबको बड़ा अचंभा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस खेत में फसल कैसे अच्छी हुई। सब सोचते हैं कि इस खेत में ऐसा क्या है जिससे इस खेत में बाढ़ या वर्षा ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस खेत का मालिक हरिया उस खेत की फसल को ना ही काट पाता है और ना ही उपयोग कर पाता है। परेशान होकर हरिया रामू के पास आता है और कहता है, रामू, मैं उस खेत का कोई सुख नहीं उठा पा रहा हूँ और ना ही फसल काट पा रहा हूँ, ना ही उसका उपयोग कर पा रहा हूँ। ये सब आखिर हो क्या रहा है? रामू इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ या गांव वालों के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। एक दिन रामू को सपना आता है।
रामू को एक साधु उसके सपने में दिखाई देते हैं। रामू, वो कोई मामूली खेत नहीं है, वह जादुई खेत है। और उस खेत की एक परंपरा रही है कि जिस किसान के पास वह खेत होता है वह धन्य और धन से भर जाता है। लेकिन हरिया बहुत लालची है, इसलिए वे उस फसल को ना ही हाथ लगा सकता है ना ही काट सकता है। जब तुमने वो खेत खरीदा था तो उसके पहले वाला मालिक भी लालची था, इसलिए उसको भी जादुई खेत का कोई सुख नहीं मिला। अब एक काम करो, क्या? उस फसल को काटो और उसको सभी गांव वालों में बराबर बांट दो। जो भी परेशानी बाढ़ और वर्षा ना होने के कारण हो रही है उससे थोड़ा आराम मिलेगा और तुम वे खेत हरिया से अपने पास वापस ले लो। इतना कहते ही रामू सपने से जाग जाता है। रामू सपने वाली बात रत्ना को बताता है और वे हरिया से खेत वापस ले लेता है और फसल को काटकर उसे सभी गांव वालों में बराबर बांट देता है। इस तरह सभी गांव वालों को राहत मिलती है और उसके अगले वर्ष फिर बहुत अच्छी फसल होती है और सभी बहुत खुश होते हैं। गांव में मेला लगा हुआ था। हर साल दिसंबर के महीने में गांव में मेला लगता था। उस मेले में पूरा गांव खूब जमकर खरीदी करता था और मेले में बहुत भीड़ होती थी। सीता को मेले में जाना बहुत पसंद था और सुबह से वो तैयार बैठी थी कि कब शाम होगी और वो अपने माता पिता के साथ मेले में कब जाएगी। माँ चलो, 5 बज गए हैं, अब तो मेले में चलो। तुम सुबह से ये बात 10 बार कह चुकी हो। तुम्हारे पापा को तो आने दो, फिर चलेंगे। थोड़ी देर में पापा भी घर आ जाते हैं और सीता फिर से रट लगा लेती है, पापा जल्दी से तैयार हो, नहीं तो मेला बंद हो जाएगा। हाँ बेटा, सीता मुझे याद था कि तुम्हें आज मेला देखने जाना है, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया। और तीनों मेला पहुंच जाते हैं। सीता मेले में जमकर खरीदारी करती है, खिलौने, कपड़े, चूड़ी, बिंदी और गुड़िया। अब बहुत रात हो गई है, अब घर चलते हैं। हाँ पापा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तीनों वापस घर आ जाते हैं। घर आकर सीता को याद आता है कि मैंने जो कंगन मेले से खरीदे हैं वो तो मैंने पहनकर देखे ही नहीं कि वो मुझे आ रहे हैं या नहीं। वो तुरंत कंगन निकालती है और पहनकर देखती है। कंगन बिल्कुल सही उसके हाथों में आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। कंगन उतारने लगती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब ये कंगन पहने रहो, क्योंकि ये कंगन तुम्हें बाद में छोटे हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं कंगन रोज में पहने रहूंगी। तीनों खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही सीता रोटी को हाथ लगाती है रोटी सोने की हो जाती है। तीनों की आंखें देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हो गया। सीता के पापा रोटी उठाकर देखते हैं, अरे ये तो सोने की रोटी हो गई, ये कैसे हो गया। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर से खाना शुरू करते हैं, लेकिन सीता जिस भी चीज को हाथ लगाती वो सोने की हो जाती है। सीता की माँ समझ जाती है कि कंगन में ही कोई बात है। कंगन को निकालना। सीता कंगन निकाल कर देती है और खाना खाना शुरू करती है। इस बार खाना सोने में नहीं बदलता। अब तीनों समझ जाते हैं कि ये कंगन साधारण कंगन नहीं है। बेटा सीता, स्कूल में किसी को मत बताना। ठीक है, स्कूल में किसी को भी और पड़ोस में भी किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। सीता के माता पिता और सीता बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वो कंगन का प्रयोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। कुछ दिनों बाद सीता के मामा मामी आते हैं। लगता है जीजा जी का काम अच्छा चल रहा है, घर की तो दशा ही बदल गई है। हाँ मामा जी, मेरे पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं। सीता की मामी बहुत चालाक होती है। उसे ये बात हजम नहीं होती कि मेहनत से इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो चुप चुप कर तीनों की बातें सुनती रहती है। एक दिन उसे इस राज का पता चल जाता है। अगले दिन सुबह, चलो दीदी
आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। अरे तुम लोग 2 दिन पहले ही आए हो। अरे दीदी, मैं इसको मना कर रहा हूँ पर ये मान ही नहीं रही। मामी रुक जाओ ना। सब रोकते हैं पर मामी नहीं मानती और चली जाती हैं। मामा जी भी चले जाते हैं। शाम को तीनों खाना खाने बैठते हैं और सोने जाते हैं। सीता, कंगन देख लो सही सलामत हैं या नहीं। ठीक है माँ। सीता कंगन देखने जाती है पर ये क्या, कंगन कहीं दिखाई नहीं देते। माँ जल्दी आओ, कंगन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे कंगन कहाँ चले गए? मैंने तो यही संभाल कर रखे थे। दोनों की आवाज सुनकर पापा भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर पूरे घर में कंगन ढूंढते हैं, लेकिन कंगन कहीं भी नहीं मिलते। माँ को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये काम किसका है। रहने दो सीता, मत ढूंढो, मुझे मालूम है कंगन कहाँ है। कहाँ है माँ? तुम्हारी मामी ने चुरा कर ले गई हैं। मुझे वो कंगन वापस चाहिए माँ, आप मामी से वापस मंगवाइए। सीता की माँ अपने भाई को फोन लगाती है और कंगन के बारे में पूछती है और कहती है कि वो कंगन मुझे वापस चाहिए, लेकिन मामा मामी मानते ही नहीं कि कंगन उनके पास है। थक हार कर सीता की माँ और पापा कंगन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लालची मामी कंगन से बहुत सारा सोना बना लेती हैं और बहुत ऐशो आराम से जीने लगती हैं। एक दिन वो कंगन उतारना भूल जाती हैं और कंगन पहने हुए ही अपने बेटे को छू लेती हैं। छूते ही बेटा सोने का बन जाता है। वो बहुत रोती हैं, बहुत पछताती हैं, बहुत कोशिश करती हैं कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। कंगन लेकर सीता के घर जाती हैं और बोलती हैं, ये कंगन वापस ले लो, मगर मेरा बेटा पहले जैसा कर दो। ये हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हें इतना लालच नहीं करना चाहिए था। सब तुम्हारे लालच का ही नतीजा है।